Good evening, all. Do let me know if my voice is audible to you and if you are if the whiteboard is visible to you. Do let me know in the chat box, please. Okay, great. Let's start. Our topic for today is structuralism. Let's get a quick introduction of structuralism. See, structuralism is human culture, system, and everything is organized into a culture, into units, into sounds, into phrases, into pauses. Everything is a structure. To arrange something in a correct way, to arrange something in a correct manner, is structuralism. So basically, it came from France. Its origin is from France. Structuralism is an intellectual movement which began in France in the year 1950s. तो जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है वो 1950s में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था. कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? फ्रांस में 1950s में. स्ट्रक्चरलिज्म देखिए, let me write it for you. फेर्डिनेंड द सैस्यूर ने स्ट्रक्चरलिज्म को मतलब इन द ईयर 1959 इनकी एक राइटिंग से कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक वो बुक है या फिर राइटिंग कह सकते हैं हम, जो कि इन्होंने 1945 में लिखी थी. ये जो फेर्डिनेंड द सैस्यूर है उन्होंने कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक 1945 में जो लिखा था, इसमें इन्होंने इसकी बात की, इसके ओरिजिन की बात की. लेट्स सी ये स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, क्यों है, किस वजह से है. कि टाइम के अकॉर्डिंगली वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. मतलब अभी प्रेजेंटली कोई एक वर्ड का मीनिंग जो है हम जैसे कि फेयर, फेयर मतलब ब्यूटीफुल. ये हम फेयर जो है ब्यूटीफुल, पहले जमाने में कोई भी फेयर को ब्यूटीफुल कहा जाता था, लेकिन अभी व्हाट वी आर यूजिंग हैंडसम, प्रिटी, ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं. मतलब फेयर की वैल्यू चले गई. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल जो फेयर लवली है, दैट आल्सो हैज चेंज देयर नेम फ्रॉम फेयर. मतलब किसी के कॉम्प्लेक्शन के लिए फेयर है या फिर अगली है, डार्क है, ऐसा सब यूज करना इज नॉट अ गुड सेंस नाउ. लेकिन पहले इसको माइंड नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल माइंड किया जाता है. तो टाइम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता. स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये बिलीव करता है कि कोई भी वर्ड एक आइसोलेशन मैनर में उसको नहीं समझ सकते, मतलब छोटे मैनर में उसको नहीं समझ सकते हम. दे हैव बीन टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर. इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखना पड़ता है. और कोई भी एक वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है कैट, तो कैट मैं अगर आपको कहूंगी कैट तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे. क्या कैट, क्या क्या है? कैट तो एक एनिमल है. तो मैं आपको जब कैट कह रही हूँ तो आपके माइंड में आता है कैट एक एनिमल है. एनिमल बहुत टाइप के होते हैं. एनिमल कुछ लैंड एनिमल होते हैं, कुछ वाटर एनिमल होते हैं, और कुछ बर्ड्स होते हैं. तो ये सब आपके माइंड में कैसा रहा, स्ट्रक्चर एक बना हुआ है. बचपन से आप जो सीखते हुए आए वैसा आप एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्ड है. तो ये स्ट्रक्चर जो है सीखने से भी आता है, और कुछ स्ट्रक्चर जो है बचपन से हम मतलब अपने माइंड में ऐसा सेट हो गया, हमेशा सुनते सुनते चीजों का स्ट्रक्चर सेट हो गया. तो the larger structure they have a part of element of culture, it must be understood in text of the relationship to larger system or structure. कोई भी चीज का रिलेशनशिप समझना है अपने को,
जैसे कि कैट, एंड कैट इज एन एनिमल, तो अपने को उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ता। एनिमल क्या है, कितने टाइप्स के एनिमल है, कैट कौन सी कैटेगरी में आता, कैट डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है, कैट वाइल्ड कैटेगरी में आता। तो ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इस चीज का। So the aim of classic literary structuralism, according, is not in a new criticism to provide interrupt of an individual text, but to understand grammar in deep sense, the system of rules and codes. तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, जो पुराने जमाने में न्यू क्रिटिक्स मतलब में यूज हुआ था, वैसा इसका मीनिंग नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कोई एक इंडिविजुअल वर्ड को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम को, पूरे रूल्स को, पूरे कोड्स को, हर चीज को समझना है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म मूवमेंट जो है सिर्फ थ्योरी या फिर इंग्लिश लिटरेरी में नहीं हुआ था। ये मूवमेंट जो है लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में हुआ था। लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, व्हाट इज दैट स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। ये मतलब स्ट्रक्चरलिज्म कोई सिर्फ एक ही चीज में डेवलप नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर में ही नहीं हुआ, बल्कि लिंग्विस्टिक में हुआ, एंथ्रोपोलॉजी में हुआ। एंथ्रोपोलॉजी, आई विल राइट इट हियर फॉर यू। It is the study of human societies, cultures, and development. Anthropology is the study of human societies, cultures, and development. ये आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, लाइक लिंग्विस्टिक क्या है, मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स या ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट एंड सोसाइटीज, एंथ्रोपोलॉजी। यू शुड बी इन आंसरेबल सिचुएशन, मतलब ये सब बेसिक नॉलेजेस है जो आप लोग को मालूम रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरलिज्म में डीपली जाने से पहले ये देखेंगे इसकी हिस्ट्री में न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बोले थे। सी फर्स्ट क्या था, जब न्यू क्रिटिसिज्म आया था, जब न्यू क्रिटिसिज्म आया था, तो अब सपोज न्यू क्रिटिसिज्म में एक राइटर है जिसका नाम हम ले लेंगे, इसका नाम जॉन है, ठीक है, जॉन है, एंड जॉन इज राइटर। तो जॉन रोट अ पोएम, एंड वो पोएम का नेम है ट्विंकल, ठीक है। जॉन एक पर्सन है, ही इज अ पोएट एंड ही रोट अ पोएम ट्विंकल। तो पहले न्यू क्रिटिसिज्म में ये होता था कि जॉन जब क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करने के लिए देखते थे, तो जॉन की सिचुएशन क्या है, जॉन का बैकग्राउंड क्या है, जॉन किस दिमाग में क्या है उस वक्त, ऐसा सब सोचने की कोशिश करते थे। मतलब जॉन की सिचुएशन, जॉन का बैकग्राउंड, जॉन के माइंड में क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है इनका उस वक्त लिखते वक्त, इन्हें सैड है, इन्हें हैप्पी है, इन्हें क्या फील कर रहे, जॉन के फीलिंग्स, ये सब पहले देखा जाता था। जब इन्हें ये पोएम लिख रहे थे तो इनके माइंड में क्या क्या है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जॉन क्रू रैंसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। जॉन क्रू रैंसन जो है न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड फर्स्ट यूज करे थे, ये फर्स्ट टर्म इन्हें यूज करे थे। तो इन्हों बोले कि ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है, जो पहले ऐसा देखा जाता था कि जॉन का मतलब बैकग्राउंड क्या है, जॉन के माइंड में क्या है, ये सब क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रू रैंसन फर्स्ट टाइम, ये इन जॉन क्रू रैंसन जो है फर्स्ट टर्म करे न्यू क्रिटिसिज्म, इन्हों स्ट्रक्चरलिज्म नहीं फाउंड करे,
ना इन्हों फ्रांस से इनका ओरिजिन है, लेकिन इन्हों न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्म करे, कंफ्यूज मत हो, जॉन क्रिटेंसन न्यू क्रिटिसिज्म मतलब फर्स्ट टाइम यूज करें। क्लियर? ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए जॉन क्रिटेंसन ने फर्स्ट क्या यूज किया था, तो न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में फर्स्ट यूज करें। हाँ, तो कमिंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, तो पहले क्या करते थे, फीलिंग, सिचुएशंस, बैकग्राउंड्स, माइंड, ये वो देखते थे। लेकिन जब स्ट्रक्चरलिज्म आया तो स्ट्रक्चरलिज्म में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, मतलब इन्हों लिखे क्या, इनका सिचुएशन कुछ भी रहो, इनका बैकग्राउंड कुछ भी रहो, इनके माइंड में कुछ भी रहो, लेकिन इनको किस चीज से क्रिटिसाइज किया जाता, इनको किस चीज से जज किया जाता, इन्हों लिखे क्या, क्या है वो ही सिर्फ राइटर एंड हिज टेक्स्ट, इनके फीलिंग्स, इनके सिचुएशन, इनका बैकग्राउंड, इनका मेंटल स्टेटस कुछ भी नहीं देखा जाता। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। द अंडरटेकिंग ऑफ अ thoroughgoing literary structuralism, however, is to explain how it is that a competent reader is able to make sense of a particular literary text by specifying the underlying system of literary conventions, rules, or combinations that have been unconsciously mastered, such as a reader. See, what he is saying in the text is, कोई भी एक बात का अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके कन्वेंशन, उसके रूल्स, उसके कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब डिपेंड करता है रीडर पे, मतलब रीडर को इम्पोर्टेंस दी गई। कुछ भी एक टेक्स्ट है, वो मैं मेरे हिसाब से पढ़ रही हूँ, फिर आप उसको आपके हिसाब से पढ़ें, तो हम दोनों के लिए इट्स नॉट द सेम। जरूरी नहीं है कि आप सपोज एक ऐसा एग्जांपल ले लेंगे, एक सैड पोएम है, तो मैं वो पोएम पढ़ के सैड हो गई, जरूरी नहीं है आप भी वो पढ़ के सैड होना, बिकॉज ऐसा हो सकता है मैं ज्यादा इमोशनली सोचती हूँ, आप ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो ये रीडर पे डिपेंड करता है। क्लियर? The aim of classical literary structuralism is not as a new criticism. जो स्ट्रक्चरलिज्म का एम है वो न्यू क्रिटिसिज्म जैसा नहीं है, ये कोई एक वर्ड पे फोकस नहीं करता, लेकिन ग्रामर की डीप सेंस में जाके ग्रामर के रूल्स क्या है, कोडिंग रूल्स क्या है, ये सब बताता। रोलैंड बार्थेस इन्हों क्या करे, एक सबवर्जन बनाया ट्रेडिशनल ह्यूमनिस्टिक व्यू की। An institution, the author is dead. The death author इनका एक फेमस वर्क है, रोनाल्ड बार्थेस का एक फेमस वर्ड द डेथ ऑथर है, और इन्हों कोट्स की थ्योरी बताए थे। इनकी और भी कुछ फेमस राइटिंग्स है, राइटिंग डिग्री जीरो, माइथोलॉजी, डेथ ऑफ द ऑथर, बर्थ ऑफ द रीडर, डेथ ऑफ द ऑथर एंड बर्थ ऑफ द रीडर, ये इनके कुछ वर्क्स हैं। माइथोलॉजीज, राइटिंग डिग्री जीरो, इन्हों ये बोले, इन्हों इससे कंक्लूड करे कि he concludes that since meaning can't come from the author, मतलब कोई भी मीनिंग जो राइटर लिख रहा उससे नहीं आता, इट मस्ट बी एक्टिवली क्रिएटेड बाय द रीडर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस। मतलब जैसे मैं अभी आपको एक पोएम का एग्जांपल दी और बोली कि जरूरी नहीं है कि जो ऑथर लिखे वो पोएम सैड तो मैं भी सैड फील करना या आप भी सेम फील करना। हमारा खुद का एक मेंटल स्टेट है, हमारा खुद का टेक्सचुअल एनालिसिस है, वो पढ़ के हम क्या समझ सकते, उसके थ्रू हम समझ सकते, मतलब by the reader through a process of textual analysis, जो एक्टिवली क्रिएट होता है रीडर के थ्रू। रीडर की इंपॉर्टेंस बताया हमने। और एक शॉर्ट स्टोरी है ब्लैजेक सैरकेसिन, तो इन्हों ये शॉर्ट स्टोरी पे इनका इमोशन अप्लाई करे, मतलब डेथ ऑफ द ऑथर एंड बर्थ ऑफ द रीडर, ये इन्हों जो है किस पे अप्लाई करे। देखो, एक शॉर्ट स्टोरी है,
जो कि ब्लाजाक ने लिखी है, और ये शॉर्ट स्टोरी का नाम है सर्वसाइन। SARASSINE, it's not B, it's NE। सो ब्लाजाक एक राइटर है, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम है सैरसनी, जिसपे इन्हों ये डेथ ऑफ द ऑथर और बर्थ ऑफ द रीडर का मोशन एनालाइज करे, कैसा फील हो रहा। और अपन देखेंगे कि और कौन से फेमस राइटर्स और राइटिंग्स है स्ट्रक्चरलिज्म पीरियड में। फेर्डिनेंड द सैस्यूर, ये बॉर्न हुए थे इन द ईयर 1857 एंड 1913 में इनकी डेथ हुई थी। कोर्स ऑफ जर्नल लिंग्विस्टिक पब्लिश बाय चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट, जो ये इन्होंने लिखी थी। और इन्हों लिंग्विस्टिक साइन आर आर्बिटरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, और बहुत ही फेमस चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके टॉपिक के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें बोले कि लैंग्वेज जो है इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज, कौन बोले? फ्रेडिनेंट द सेसर। लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लैंग्वेज जो है इसको सेट ऑफ रूल्स बतानो दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल। ये एक टूल है, ये एक रूल है। इट इज अ सेट ऑफ रूल। लैंग्वेज इज सेट ऑफ रूल which should be followed by all. Language is set of rule. एंड पैरोल को इन्हें बोले डे टू डे स्पीच या फिर वर्ड्स। डे टू डे स्पीच या फिर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो वर्ड्स इज पैरोल। और इन दोनों को मिला के जो हम बात करते हैं दैट इज लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी ओनली वर्ड्स, एक स्ट्रक्चर एक रूल के हिसाब से जो वर्ड्स बोलते, जब सेंटेंस फॉर्म होता तब हमको वो लैंग्वेज समझ में आती। हम उस पे ओन मतलब वर्ड्स जो, और इन्हों बोले कि आर्बिटरी मतलब ओन बिलीव हम चीजों पे करने लगते, जैसे कि एक कैट है, ये एक एनिमल है, ये कैट ऐसी है, ये ऐसा दिखती है, ये सब हमको कैसा मालूम? बिकॉज हम ऐसा बिलीव कर रहे हैं, आर्बिटरी है, ये अपना खुद का बिलीव है ये ह्यूमंस का। अब वो सपोज एनिमल्स की लैंग्वेज में समथिंग डिफरेंट, लेकिन हम वो वर्ड को हम ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा दिखने वाली कोई चीज वो कैट है। सॉरी, आई एम बैड एट ड्राइंग। तो जो वर्ड्स रिपीट होते हैं वही वर्ड्स बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। मतलब बार बार मैं कोई चीज को रिपीट करते जा रही हूँ अपने सेंटेंस में, बार बार बोलते जा रही हूँ कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, तभी उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती, तभी अच्छा ये चीज है बोलकर पता चलती। हमारे साथ भी होता है, कोई हम न्यू वर्ड सुन लिए किसी से, एक से दो बार सुन लिए, तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड कि अच्छा इसका मीनिंग ये है, हम पहले भी इसको सुने थे, अच्छा आज मैं फिर इसको सुनी, इसका मीनिंग ये है। और मैं अपने इंग्लिश को इनहांस करने मैं भी इसको अपने लैंग्वेज में यूज करी, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप जब वो ही बात से रिलेटेड कोई बात करते तो आप वो वर्ड को यूज करते, ऐसे न्यू वर्ड्स ऐड होते रहते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फेर्डिनेंड डी सॉसियर का, याद रखना ये। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कोर्स ऑफ जर्नल लिंग्विस्टिक
नेक्स्ट जो फेमस राइटर है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ये बॉर्न हुए थे इन द ईयर 1908 एंड इनकी डेथ हुई इन द ईयर 2009 में। द सैवेज माइंड, माइथ एंड मीनिंग, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, mythologies, the raw and the cooked, origin of the table manners, the naked man, ये सब इनके फेमस वर्क्स है जो कि मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगी एंड आई राइट इट हियर फॉर यू। द सैवेज माइंड। myth and meaning, structural anthropology, mythologies, the raw and the cooked, origin of table manners, the naked man, ये सब इनके फेमस से थ्योरीज है। नेक्स्ट है रोनाल्ड बैट्स जिसकी हम बात कर चुके हैं और इन्हों जो है द डेथ ऑफ ऑथर, द डेथ ऑफ ऑथर एंड द बर्थ ऑफ रीडर, यहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई, बर्थ ऑफ द रीडर या बट डेथ ऑफ ऑथर एंड बर्थ ऑफ रीडर जो है मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ आपको। रोनाल्ड बैट्स जो है डेथ ऑफ ऑथर और बर्थ ऑफ रीडर लिखिए, इनको साथ में माइथोलॉजीज भी लिखिए और राइटिंग जीरो, राइटिंग डिग्री जीरो भी इन्हीं का वर्क है और इन्हों ये भी बोले कि he concludes that since meaning can't come from the author, it must be actively created by the reader through the process of textual analysis. Jonathan Keller is another famous writer, and he his theory is structural poetics. He talked about structural poetics. So this is it in the structuralism. Tomorrow we'll learn about the post-structuralism and about criticism, types of criticism. In our portion we have like feminism, post-colonialism, diaspora, but criticisms भी पढ़ना आप लोग के लिए important है, तो हम कल इंशाल्लाह if possible तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हम क्रिटिसिजम्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।